हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह मुद्दा यद्यपि मध्य प्रदेश की राजनीति से सीधे प्रकार से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह केवल मध्य प्रदेश का मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा पूरे देश का है। यह मुद्दा ओबीसी समुदाय का है। यह मुद्दा आरक्षण का है। यह मुद्दा संविधान और सामाजिक न्याय का भी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया पर कुछ हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जैसे कि 73% रिजर्वेशन, हिंदू विरोधी, रामजी महाजन कमीशन। ये सारे आप हैशटैग्स देख रहे होंगे। वास्तव में हुआ क्या है? कई लोगों का ये कहना है कि मध्य प्रदेश में 73% आरक्षण लागू हो गया है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश में 73% आरक्षण लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय में 50% की जो सीमा तय की गई है उसके विरोध में उच्चतम न्यायालय में एक सुनवाई चल रही है। रामजी महाजन आयोग की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कुछ दावे किए हैं जिस पर बातचीत की जानी चाहिए। उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी अपनी रिपोर्ट में जो कि हिंदू समाज के विरोध में थी, उसको भी बार बार रेफरेंस में लिया जा रहा है और यह पूरा का पूरा विवाद सामाजिक न्याय की जड़ों से जुड़ा हुआ है। तो आज हम इन सभी मुद्दों को बहुत ही गहराई से समझेंगे। हम आरक्षण के गणित को समझेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड को समझेंगे, रामजी महाजन आयोग के बारे में समझेंगे, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर उठे आरोप और ट्रेंड पर भी बात करेंगे और अंत में यूपीएससी के रेलेवेंस पर भी इस पर बातचीत करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं आज का वीडियो। वास्तव में न्यूज है लाइव लॉ पर, बैकवर्ड क्लासेस मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिफेंड्स इंक्रीज ऑफ ओबीसी कोटा टू 27% इन सुप्रीम कोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में ओबीसी का कोटा 27% करने की अपनी बात को रखने के लिए कहा है कि आप जो है 50% की सीलिंग है उसको रिलैक्स कीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। सबसे पहले 73% आरक्षण का मामला क्या है उसको समझिए। देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की स्पेसिफिकली बात करें तो मध्य प्रदेश में एससी समुदाय को 16%, एसटी समुदाय यानी अनुसूचित जनजाति को 20% और ओबीसी को 14% आरक्षण दिया जा रहा है। 2018 में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण कर दिया था। इसमें ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण भी जुड़ गया और कुल मिलाकर जो गणित है वो एससी समुदाय का 16%, एसटी का 20%, ओबीसी का 27% और ईडब्ल्यूएस का 10%। तो कुल मिलाकर के ये 73% आरक्षण की लिमिट पहुंच रही है। ये पूरा गणित है और इस हिसाब से कहा जा रहा है कि 73% आरक्षित सीट हो जाएंगी, यानी कि केवल और केवल 27% सीट ऐसी बचेंगी जो अनारक्षित होंगी। जनता में एक प्रकार की भ्रांति फैल रही है कि लोग ये मान चुके हैं कि 73% आरक्षण लागू हो चुका है। सच्चाई यह है कि अभी यह कानूनी लड़ाई के दौर में है, अभी यह लागू नहीं हुआ है। आप ऐसे समझिए कि कुछ राज्यों में ज़रूर 50% की सीलिंग टूटी गई है, जैसे कि तमिलनाडु में बहुत पहले से वहाँ पर 69% आरक्षण है, लेकिन वो 9वीं अनुसूची में पड़ा हुआ है और मध्य प्रदेश के पास ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग अभी तक नहीं है। देखिए, जो 50% का कैप है उसको एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए। वास्तव में इंदिरा साहनी केस हुआ था 1992 में और 1992 के इस इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन की जो सीलिंग है, जो अपर लिमिट है, वो 50% होनी चाहिए। 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए वैकेंसीज में। और उन्होंने तर्क दिया कि ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में संतुलन बनाने के लिए है। सकारात्मक भेदभाव और अवसर की समानता में एक प्रकार से संतुलन बनाने का प्रयास किया गया 75% की सीमा के द्वारा। लेकिन यह क्लियर समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का उस समय यह मानना था कि अगर 50% की सीमा टूटती है तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी का जो सिद्धांत है वह भी भंग होगा। लेकिन तमिलनाडु की जैसे मैंने बात की, तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, उसे 9th शेड्यूल में डालकर सुरक्षित किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में भी IR कोयलो केस में कहा 2007 में कि 9th शेड्यूल को भी जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं रखा जाएगा। स्पेशली केशवानंद भारती केस के डिसीजन के बाद से जो भी चीजें 9th शेड्यूल में डाली जाएंगी उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकेगा। अब एमपी के साथ
जहां तक बात है क्या एमपी भी 9 शेड्यूल का रास्ता लेने वाला है, अगर हां तो ऐसा करने की पावर भी केवल संसद के पास है, मध्य प्रदेश सरकार के पास नहीं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश सरकार के हाथ तो पूरी तरीके से बंधे हुए हैं। अब रामजी महाजन कमेटी का जो जिक्र आ रहा है उसे भी समझिएगा। रामजी महाजन कमीशन जो है वो 1983 में मध्य प्रदेश सरकार ने गठित किया था। इसका उद्देश्य था जो ओबीसी समुदाय है उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और अपनी रिपोर्ट में इन्होंने ओबीसी समुदाय को 35% आरक्षण देने की रिकमेंडेशन की थी। इन्होंने कहा था कि जातिगत ऊंच नीच और असमानता बहुत ज्यादा व्यापक पैमाने पर व्याप्त है। उनके कुछ रिपोर्ट के हिस्सों में भगवान राम और हिंदू समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गई थी। 2025 यानी कि अभी यह विवाद क्यों उभरा, क्योंकि यह रिपोर्ट तो 1983 की है। विवाद इसलिए आया कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने 27% के आरक्षण के वादे को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया। उस हलफनामे के साथ यह रिपोर्ट जो कि रामजी महाजन कमीशन की रिपोर्ट थी उसको भी संलग्न किया गया। विपक्ष ने जैसे ही इसे संलग्न किया गया, विपक्ष ने कहा, बीजेपी ने हिंदू विरोधी बातें कोर्ट के सामने पेश करी। सरकार ने कहा कि यह कांग्रेस के समय की रिपोर्ट थी, यह केवल फाइल का ट्रांसफर किया गया है। लेकिन लोग असहमत हैं। उनको लगता है कि अगर आप नहीं मान रहे थे इस रिपोर्ट में कही गई बातों को, तो इस रिपोर्ट को आप अपनी बात को प्रूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्यों ले गए, वास्तव में उसे आपने अलग क्यों नहीं किया। तो यहीं से शुरू हो गया हिंदू विरोधी और काफी आपत्तिजनक शब्दावलियों के साथ चीफ मिनिस्टर के नाम के साथ वाले हैशटैग्स, ये मोहन यादव जी के नाम के साथ ये बड़े ही ट्रेंड करने लग गए। कांग्रेस की बात अगर करें तो कांग्रेस में कमलनाथ सरकार थी जिसने 27% आरक्षण को लागू करने का कानून बना दिया था और वोट बैंक की राजनीति पर एक जातीय आधार का दांव खेला था। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी में इसके बाद शिवराज सिंह की सरकार बनती है। शिवराज सिंह ने इस पर कोई सक्रियता नहीं दिखाई और मामला कोर्ट में लटका रहा। लेकिन जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं और उन्होंने साफ ऐलान किया था कि हम 27% आरक्षण ओबीसी समुदाय को अवश्य दिलाएंगे। अब जब ये 27% आरक्षण की बात की जाएगी तो जाहिर सी बात है जो आरक्षण की सीमा है वो क्रॉस होगी, क्योंकि वो 14% से 27% आएगा और इस प्रकार ये 73% का टोटल आरक्षण बन जाएगा। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि ओबीसी समुदाय को खुश करना और हिंदू विरोधी छवि और संविधान विरोधी कदम, इन सब के बीच में बैलेंस करना अब सरकार के लिए, मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर बन गई है। जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया, उस हलफनामे के साथ वास्तव में यह हलफनामा दाखिल किया गया था 23 सितंबर 2025 को। फाइल में महाजन रिपोर्ट आयोग की रिपोर्ट भी थी। विपक्ष ने इसको हिंदू विरोधी हलफनामा माना। सरकार ने कहा यह हमारी नहीं कांग्रेस की रिपोर्ट है, लेकिन जनता यह पूछ रही है कि अगर यह रिपोर्ट अनुपयुक्त थी तो आपने हटाई क्यों नहीं, सरकार ने खुद को इससे डिटैच क्यों नहीं किया। अब एक प्रकार से ये आत्मघाती कदम बनती जा रही है बीजेपी की सरकार के लिए। यहां पर मुद्दा यह आता है कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो आरक्षण की मांग है, ये जो आरक्षण दिया जाना है, यहां पर विवाद किन चीजों को है और यूपीएससी की पॉलिटी के नजरिए से ये कहां पर आके टॉपिक टिकता है। तो देखिए, यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये सामाजिक न्याय बनाम मेरिट की लड़ाई का मुद्दा है। समाज में अब भी गहरी असमानताएं व्याप्त हैं। एक पक्ष है जहां पर वह चाहता है कि जब तक कि वास्तविक समानता स्थापित ना हो जाए तब तक आरक्षण बढ़ाना पड़ेगा और आरक्षण देना पड़ेगा। दूसरा पक्ष कहता है कि यह कहीं ना कहीं जो मेरिटोक्रेसी है उसके लिए खतरा है और मेरिटोक्रेसी को खत्म करने का तरीका है। देखिए, सामाजिक न्याय का मतलब यह होता है कि समाज के हर वर्ग को बराबरी के अवसर मिले, बराबरी के अधिकार मिले। भारत जैसे देश में जहां सदियों से जातीय असमानता, छुआछूत, सामाजिक भेदभाव रहा है, वहां पर केवल बराबरी का कानूनी अधिकार देना काफी नहीं हो सकता। इसीलिए संविधान में आरक्षण की बात की गई, आरक्षण जैसी नीतियां बनी, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन लाया गया और पिछड़े वर्गों को शिक्षा में, रोजगार में और राजनीति में प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया। अगर हम संविधान का अनुच्छेद 15 का 4 और 16 का 4 देखें तो वहां पर राज्य के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार सरकार को दिया गया है संविधान के द्वारा। डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो राज्य से अपेक्षा की गई है कि वो समाज में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा।
लेकिन वहीं दूसरी ओर जहां पर मेरिटोक्रेसी की बात आती है, वहां पर मेरिट का मतलब यह है कि अवसर और पद केवल योग्यता के हिसाब से तय हो, और मेरिट के समर्थकों का यह तर्क रहता है कि आरक्षण से योग्य लोगों के अवसर हमेशा सीमित हो जाते हैं और वे सामान्यतः अवसरों से वंचित हो जाते हैं। इससे संस्थाओं और प्रशासन की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। लंबे समय तक आरक्षण समाज में कहीं ना कहीं कॉस्ट कॉन्शियसनेस भी पैदा करता है, और वास्तव में यह 16 के फर्स्ट आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 1 की इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की स्पिरिट को भी पूरा नहीं करता, ऐसा उन लोगों का तर्क है जो मेरिट को महत्व दे रहे होते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिए कि भारत जैसे समाज में मेरिट और सामाजिक न्याय दोनों को एक दूसरे के विरोध में खड़ा करना उचित नहीं है। वास्तव में ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं भी नहीं, ये एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जब भी आप आरक्षण की बात करेंगे, अब जब भी आप सामाजिक न्याय की बात करेंगे, और जब भी आप अति पिछड़े गरीबों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, ओबीसी समुदाय की बात करेंगे, तो उन्हें पहले समान अवसर देना होगा, उन्हें पहले समानता के लेवल पर लाना होगा, तभी समान अवसर का सिद्धांत हम सही तरीके से साबित कर पाएंगे। तो देखिए, इस पूरे डिबेट में और इस पूरी घटनाक्रम में जहां पर आपने गंभीरता से इस बात को समझा कि ये 73% आरक्षण का लॉजिक क्या है ना, कहां से ये 73% का आरक्षण आ रहा है, तो अब आप यह चीज समझ गए होंगे बहुत क्लियरली कि मध्य प्रदेश का 73% आरक्षण केवल एक कानूनी दांव नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार की राजनीतिक मोर्चाबंदी भी है, सामाजिक असमानताओं और संवैधानिक व्याख्याओं का भी एक संगम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह तय कर देगा कि 50% का कैप जो उसने लगाया था वह अटल है या बदला जा सकता है। बीजेपी की राजनीति यह तय करेगी कि ओबीसी वोट बैंक को साधने के चक्कर में हिंदू विरोधी छवि का आरोप झेलना पड़ेगा या नहीं झेलना पड़ेगा, और संविधान की आत्मा यह तय करेगी कि सामाजिक न्याय और समान अवसर में संतुलन कैसे बनाया जाए। देखिए, अब आपको बताना चाहिए इस पूरे डिस्कशन के बाद कि क्या वास्तव में 50% की लिमिट को समाप्त किया जाना चाहिए, यह जस्टिसेबल नहीं है, या फिर 73% के आरक्षण को हम लोकतंत्र के लिए वरदान मांगें या अभिशाप माने। आप अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे 2026 के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च हो चुका है। दशहरा धमाका सेल चल रही है, और इस दशहरे की खुशी में आज तक आपको एक विशेष सुविधा दी जा रही है। विशेष सुविधा यह है कि आपको यह फास्ट ट्रैक बैच मात्र 7,499 रुपए का पड़ेगा। इसमें आपकी प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की सारी तैयारी कराई जाएगी, और साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज सारा कुछ दिया जाएगा। मेंटोरशिप भी अवेलेबल होगी, और इसके साथ साथ प्री निकालने पर आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी दिया जाएगा। आपके पास बहुत ही लिमिटेड समय है, यह सेल केवल आज तक ही वैलिड है दशहरे की। और अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपको एक कोड इस्तेमाल करना है, और वो कोड है पीके लाइव। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको सबसे कम फीस पर आपको एडमिशन मिल जाएगा, और ये फीस आपको मात्र 7,499 रुपए देनी पड़ेगी जब आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे। स्टडी IQ से आप कोई भी कोर्स लेते हैं, चाहे वो IAS का हो, स्टेट PCS का हो, जुडिशरी का हो, सारे कोर्सेज में यह कोड लागू होता है। इस कोड को लागू लगाते ही आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट वैसे भी मिल जाएगा। लेकिन दशहरा धमाका सेल आपको केवल आज तक यानी कि 3 तारीख तक ही मिलेगी। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।